The given picture of one such coin is of King समुद्रगुप्त। और ये यहाँ पर जो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये है कॉइन ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के टाइम का कॉइन है ये। मीन्स समुद्रगुप्त के टाइम में इस तरीके के कॉइन यूज होते थे। ये गोल्ड का है बेटे, ठीक है। ये समुद्रगुप्त भी हमारे एक राजा हुए हैं, पहले टाइम में रूलर हुए हैं। द गिवन पिक्चर इज ऑफ वन सच कॉइन इज ऑफ किंग समुद्रगुप्त। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं, मीन्स कि कॉइन कैसे हैं, कॉइन स्पेशली, क्योंकि कॉइन पे बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि कॉइन का मेटल ही हमें देखना है कि हाँ गोल्ड के कॉइन यूज़ होते हैं बस ख़त्म हो गया, नहीं। ये यहाँ आप देख रहे हैं इस कॉइन के ऊपर ये एक मूर्ति सी बनी, मतलब ये किसी की इमेज है। अब हमें ये भी पता करना होगा कि ये आखिर किसकी है, मतलब कि क्या ये उनका कोई देवता वगैरह होता था जिसकी वो पूजा करते थे। क्योंकि देखो आजकल हमारी जो करेंसी है उनके ऊपर महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, तो उसका भी कोई मतलब है। पार्लियामेंट है, उसका भी कोई मतलब है। भाषाएं लिखी हुई हैं, उनका भी कोई मतलब है। तो मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब है। ऐसे ही तो कोई नहीं बना देता कोई भी तस्वीर अपने उसके ऊपर, तो उसका कोई ना कोई उसका मतलब फैक्ट होता है, कोई हिस्ट्री होती है उसकी, ठीक है। उसका कोई मतलब इम्पोर्टेंस होती है। अब हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है वो महात्मा गांधी जी हैं, तो महात्मा गांधी जी की इमेज जो हम देख सकते हैं हमारे करेंसी के ऊपर, नोट के ऊपर। तो इसी तरीके से सिर्फ मेयर कि हाँ गोल्ड के कॉइन होते थे, सिल्वर के कॉइन होते थे या ब्रॉन्ज के कॉइन होते थे, बस इतना पता लगाना है, दैट्स इट नहीं। ईच एंड एवरीथिंग जो इसके ऊपर बना हुआ है, चाहे वो इवन कोई डॉट भी क्यों ना हो, उसका भी पता लगाते हैं कि इस चीज़ का क्या मतलब है, आखिर यही क्यों बनाया गया कॉइन के ऊपर। ये कोई नेशनल मतलब उनका कोई, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर तो ये मूर्ति हमें साफ नज़र आ रही है कि किसी देवी या देवता की जिनकी वो पूजा करते थे, कोई डेटी वगैरह उनकी है। लेकिन कई बार एनिमल्स भी मिलते हैं हमें कॉइन के ऊपर, तो वो भी हमें देखना है कि उस एनिमल की वो पूजा करते थे या उनका नेशनल एनिमल था या क्या चीज़ थी, क्या इम्पोर्टेंस थी उसकी जो उसको कॉइन के ऊपर जगह मिली, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है। Coins of Indian rulers have been found in many countries. This indicates that India had trade relation with foreign countries. अब देखो ये हमें कहाँ से पता चलता है कि जो कॉइन्स है इंडियन रूलर्स के, वो हमें दूसरी कंट्रीज में भी मिले हैं। अब वो दूसरी कंट्रीज में कैसे गए होंगे? या तो कोई ट्रेड रिलेशन होता होगा तभी गए होंगे, कुछ लेना देना होता होगा, वो हमारे देश से चीज़ें लेके जाते होंगे या हम उनके देश से लेके आते होंगे, तो हमारी करेंसी उनके देश में गई। क्योंकि हमारे देश की जो करेंसी है वो अगर हमें दूसरे देशों में मिल रही है, इट मीन्स इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, कि फॉरेन कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड रिलेशन था, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स आर द रिमेन्स ऑफ टेम्पल्स। अब जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो क्या होते हैं बेटा? मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे पुरानी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी है, अब उनके आप कहते हो कि वो तो खंडर जैसा लग रहा है ना, तो वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। लेकिन मॉन्यूमेंट जैसे पुराने टाइम में जो चीज़ें बनी हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला, ये भी एक तरह के मॉन्यूमेंट ही है।
तो ये क्या है, ये उनके जो टेम्पल्स है, स्तूपास है, प्लेस है, फोर्ट है, उनके रिमेन्स है जो बचे रह जाते हैं। अब बेटा ताजमहल तो इसलिए वैसा का वैसा है क्योंकि उसको स्टेट और जो नेशनल गवर्नमेंट है वो पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, उसके लिए काफ़ी सारे लॉज भी बनाए गए हैं, तो इसलिए वो एज इट इज़ है। लेकिन जो जो टेम्पल्स हैं, जो फोर्ट हैं वगैरह, पैलेसेस वगैरह, जिनको ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट नहीं किया गया है या रिमेन्स बच गए हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट कहते हैं। These ancient buildings help the historians to collect information about the social and economic life, the religious belief, dress, art form and architecture of that time। ये चीज़ें बार बार आ रही है बेटा, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्डिंग से भी हमें उस टाइम की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद है स्केलेटन। अब स्केलेटन को हम स्टडी क्यों करते हैं? Skeleton are also a very useful source of information. The students of skeletal studies try to know even minute details about the skeletons and list their findings. For example, the skeleton of a woman. The skeleton of a woman generally has broader hip or pelvic area for childbearing. Jewelry found on the skeleton also help in determining whether the skeleton belongs to a woman or man. तो स्केलेटन की स्टडी हम इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि किस तरह की ज्वेलरी वो लोग यूज़ करते थे। कई बार उनकी ज्वेलरी से पता चल जाता है, और कई बार बेटा ऐसा होता है कि एक टाइमिंग के अंदर उनके हाइट वगैरह जैसे होती है, वहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि कॉमन हाइट क्या रही होगी उस टाइम के अंदर। अब है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज क्या है? अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, जो हमें खुदाई के बाद मिलते हैं। खुदाई के बाद क्या मिलते हैं? अभी आपने कई चीज़ों के बारे में पढ़ा, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा, कॉइन्स के बारे में पढ़ा, मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और जो स्केलेटन वगैरह है और जो उनके बर्तन वगैरह जो भी, अभी वो सारी चीज़ें थी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम आ गए हैं लिटरेरी सोर्सेज पे। लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? लिटरेचर मैंने आपको बताया, शुरू में ही बताया कि दो मेन सोर्सेज हैं। कौन से? बुक्स और जो खुदाई से एक्सकेवेशन के बाद जो हमें फाइंडिंग्स मिलती है वो। अब ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज, जितने भी लिखे गए हैं लिटरेरी सोर्स और मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है बेटा? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पेपर्स रिटन बाय हैंड, मीन्स कोई भी चीज, मटेरियल जो हाथ से लिखा गया, उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द हिस्टोरियंस। वो हिस्टोरियंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से तो हमें बहुत चीजें पता चल जाती हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, क्योंकि जब तक पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पीपल रोट ऑन ड्राइड पाम लीव्स, भोजपत्रास, कॉपर प्लेट्स, इनके ऊपर लिखते थे, क्योंकि पेपर का इन्वेंशन तो हुआ नहीं था, तो कोई ना कोई चीज तो चाहिए लिखने के लिए। तो सम ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज आर एज फॉलोज। कुछ लिटरेरी सोर्सेज हमें नीचे दिए गए हैं। लिटरेचर को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो है रिलीजियस लिटरेचर और एक है नॉन रिलीजियस लिटरेचर। दो तरह के लिटरेचर हैं। तो रिलीजियस लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ द वेदास ऑफ द हिंदूज इन संस्कृत, पिताकास ऑफ बुद्धिस्ट इन पाली एंड अंगास ऑफ जैन इन प्राकृत। रिलीजियस लिटरेचर के अंदर
वही चीज़ें आती हैं, वही बुक्स आती हैं बेटे जो धर्म से रिलेटेड होती है, रिलीजन से रिलेटेड होती हैं। मीन्स की परमात्मा के बारे में जितनी लिखी गई हैं चीज़ें, उसमें क्या क्या आ गया, वेद आ गए, पिताकाज आ गए, ठीक है, अंगाज आ गए, और भी चीज़ें, पुराण है जैसे, एपिक है, एपिक जैसे कि रामायण और महाभारत हो गई, ये सारी चीज़ें रिलीजियस लिटरेचर में आती हैं। इनको पढ़ के हमें पता चलता है कि लोगों के रिलीजियस बिलीफ कैसे रहे हैं, सोसाइटी के में कस्टम है और ट्रेडिशन ऑफ, मतलब रीति रिवाज परंपराएं उस टाइम पे कैसी रही हैं, ये हमें रिलीजियस सोर्स से पता चलता है। उसके बाद हम आते हैं नॉन रिलीजियस लिटरेचर। नॉन रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है, इसमें वो चीज़ें आती हैं जो कि धर्म के ऊपर नहीं लिखी गई। वो क्या है, जैसे प्रोज, प्लेज, पोएट्री, ग्रामर, एज वेल एज राइटिंग ऑफ कौटिल्य, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये चीज़ें वो हैं जो सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए लिखी जाती हैं या उस टाइम की सोशल कंडीशंस को दिखाने के लिए लिखी जाती हैं कि किस तरह की सोशल कंडीशंस लिखी होगी। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, मैंने चाणक्य जो बोला था, चाणक्य और कौटिल्य एक ही बात है बेटा। तो ये जो इन्होंने लिखा है, इनसे भी हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है। ये रिटन रिसोर्सेज हैं, दोनों रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, ये दोनों रिटन है। अब है सेक्युलर लिटरेचर। ये सेक्युलर लिटरेचर जो है थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट पीरियड। ये उस पीरियड के जो लोग हैं उनकी लाइफ के ऊपर बताता है हमें। द अकाउंट ऑफ इवेंट्स बाय फॉरेन pilgrims and travelers like Fayan and ambassador like Maximus Greek who visited in India in earlier times। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि मेन चीज़ तो होती हैं दो ही, एक तो बुक जो लिखी जाती हैं और दूसरा जो मतलब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो मैंने आपको तीसरी चीज़ भी मेन जो बताई थी वो ये थी कि जो बाहर से कोई भी हमारे कंट्री के अंदर आता है, किसी भी कंट्री के अंदर जाता है, तो वहाँ जाकर वो जो एक्सपीरियंस करता है, वो एक्सपीरियंस वो अगर पेन पेपर पर उतार दे तो वो भी एक प्रूफ बन जाता है, हमारे पास एक सोर्स हो जाता है उस टाइम को जानने का। अब जैसे कि फॉरेन पिलग्रिम्स है, ये एक फाहियान है, ये चाइना से आया था हमारे देश में, ये ट्रैवलर था, चाइना से आए थे फाहियान। और एक अम्बेसडर, अम्बेसडर क्या होता है बेटा, जिसको किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट भेजती है, वो मैक्सनीज थे, वो ग्रीक से आए थे। तो इन्होंने ये इंडिया में आए थे, फाहियान और मैक्सनीज। तो जब ये इंडिया में आए तो काफ़ी टाइम रहे भी, क्योंकि उस टाइम इतना था नहीं कि आप आओ और चले जाओ, आजकल जैसा है लोग इतने बिजी हो गए हैं। और दूसरी बात, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत जल्दी आना जाना हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता था, काफ़ी दिन पहुंचने में भी लग जाते थे, तो काफ़ी टाइम वो रहते भी थे। तो ये इन दोनों ने जो लिखा है वो भी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमारी इंडियन हिस्ट्री और कल्चर हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी जाकर अपने एक्सपीरियंस लिखे इंडिया के बारे में, जो उन्होंने देखा उनके बारे में लिखा, तो वहां से भी हमें इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पता चलता है। हिस्टोरिकल लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ autobiographies of the ancient rulers and biographical sketches like हर्षचरित। हिस्टोरिकल जो लिटरेचर हैं इनमें क्या आता है, ऑटोबायोग्राफीज आती हैं। मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। बायोग्राफी इज द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अदर पर्सन, और ऑटोबायोग्राफी इज द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब अगर अपने ही बारे में कोई अपनी ही स्टोरी लिखता है तो हम उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल लिटरेचर में ऑटोबायोग्राफीज भी आती हैं पुराने रूलर्स की, और बायोग्राफिकल स्केचेस भी आते हैं। मीन्स कि अगर हम उस
किसी भी रूलर के बारे में लिखते हैं, उसकी बायोग्राफी लिखते हैं, तो वो भी, जैसे कि हर्ष चरित्र, हर्ष, राजा हर्ष के बारे में ये लिखी गई है। ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये बायोग्राफी है, क्योंकि ये किसी और ने लिखी थी। द वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड नॉलेज अबाउट marvels of the past and inspire us to march forward to achieve greater heights। कि जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री की वेरियस सोर्सेज जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास्ट के क्या मार्वल्स रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं, और वो हमें इंस्पायर करती हैं कि हम आगे बढ़ें और भी ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएं। ये देख रहे हैं आप टेम्पल ऑफ जावा एंड कंबोडिया। इस तरीके की चीज़ें हमें पुरानी चीज़ों के बारे में बताती हैं। अब यहाँ पर ये जो टेम्पल्स हैं बेटा, ये मैं आपको बता दूं कि जावा और कंबोडिया जो है ये देश हैं, ये हमारा मतलब हमारे इंडिया में नहीं है, ये अलग हैं। लेकिन वहाँ पर भी हमें ये जो मूर्तियाँ हैं ये बुद्ध की हैं, बौद्ध धर्म की, और आपको पता है कि बौद्ध धर्म की स्टार्टिंग इंडिया से ही हुई थी। तो ये हमें बताते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टेम्पल्स फाउंड इन जावा एंड कंबोडिया टेल अस अबाउट स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू डिस्टेंट कंट्रीज इन एंशिएंट टाइम्स। कि पुराने टाइम में इंडिया की जो कल्चर थी वो दूसरे देशों में भी फैली हुई थी, यहाँ से हमें पता चलता है। अब ये कीवर्ड्स हैं बेटा कुछ। आर्कियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री थ्रू एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। साइट्स की खुदाई करने के बाद जो हम स्टडी करते हैं उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। आर्टिफैक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी मैंने अभी आपको बताई है कि एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, अगर उस पर्सन ने खुद लिखी हो। और बायोग्राफी होता है एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, किसी और ने लिखी हो। तो ये चैप्टर हो गया है आपका कंप्लीट, और अब आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।